नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। 2 दिन बाद वो घड़ी आएगी जिसका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शिद्दत से इंतजार कर रही है। 4 जून को सुबह 8 बजे ईवीएम खुलते ही यह साफ होने लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च सत्ता अगले 5 साल किसके पास रहेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने तीसरी बार फिर से मोदी सरकार का इशारा दे दिया है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 350 से 400 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 4 जून के नतीजे अगर एग्जिट पोल के नतीजों की तर्ज पर ही होते हैं तो आजादी के बाद यह दूसरा मौका होगा जब लगातार तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। सवाल यह है कि बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे की वजह क्या है। एग्जिट पोल का सटीक विश्लेषण करती यह रिपोर्ट गौर से देखिए। एक दिन बाद 4 जून की तारीख आएगी। क्या उस दिन ऐसा ही जश्न होगा? क्या ऐसी ही जय जयकार होगी? हजारों कार्यकर्ता होंगे, फूल बरसाए जाएंगे, आतिशबाजी होगी। चंद घंटों की देरी है। क्या एक बार फिर देश की सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर नरेंद्र विराजमान होंगे? बड़ी खबर, यानी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है एनडीए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एग्जिट पोल की माने तो ऐसा ही होने जा रहा है। तमाम पोलस्टर बता रहे हैं कि एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एनडीए की सीटें 400 और बीजेपी की सीटें 300 पार होंगी? पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। 3 एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। ओडिशा और तेलंगाना में बीजेपी 2 गुनी सीटें बढ़ा सकती है। असल नतीजों के लिए चंद घंटे का इंतजार बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल जैसे ही अगर नतीजे रहते हैं तो मुल्क आजाद होने के बाद एक नया इतिहास बनना तय है। अब से ठीक 32 घंटे बाद ईवीएम खुलेगी। सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल की ही तरह चुनाव के नतीजे भी होंगे? अगर वाकई ऐसा होता है तो इसे क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा माना जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों से पहले ही चुनाव का रुख मोड़ दिया। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजों को लेकर इतने आश्वस्त हैं? नतीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन 2 महीनों के दौरान जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मी दिखाई दी है और 7 चरणों के चुनाव में जो परिदृश्य दिखे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाते हैं। इस चुनाव में कई परंपराएं टूटती नजर आई हैं तो भविष्य की राजनीति की झलक भी दिखी, लेकिन जो नहीं बदला वो प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति, जिसने पूरे चुनाव को मोदी वर्सेस ऑल का बना दिया। लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपनी रैलियों में यही नारा लगाते रहे। विपक्ष इसे बीजेपी का शिगुफा बताता रहा, लेकिन एग्जिट पोल से पता चलता है कि वाकई एनडीए 400 पार जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में राजनीति की दिशा और दशा बदली है। इस बार भी वैसा ही हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष अपने ही समीकरणों में उलझा रहा, वहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की पिच पर ही खेलकर चुनाव का रुख मोड़ दिया। पहले फेज तक बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में थी। पहले चरण में दक्षिण भारत की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। बीजेपी जानती थी
कि हिंदी हार्टलैंड के मतदाताओं से सिर्फ विकास के नाम पर वोट हासिल करना मुश्किल है। लिहाजा वक्त की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को डिकोड करने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके चंद दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर जमकर घेर रहे थे तो कांग्रेस सफाई दे रही थी। इसी दौरान सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र कर एक और मुद्दा थमा दिया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स की नब्ज पहचानते हैं, जानते हैं कि कैसे और कब किस मुद्दे को सीधे आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी विरोधियों के तीर से ही उन्हीं पर निशाना साधते रहे। दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन अपने ही समीकरणों में उलझा हुआ नजर आया। देश में 7 फेज में चुनाव हुआ और हर फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मुद्दों के साथ विरोधियों को घेरते नजर आए। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं जिसमें भाजपा को प्रचंड जीत मिल रही है, क्या जीत की असली वजह यही है? 10 साल शासन सत्ता में रहने के बावजूद 400 पार के नारे का अनुमान की असली वजह क्या है? भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक। 3 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जब आखिरी दौर का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना के लिए पहुंचे थे। वैसे ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री ने दक्षिण के मंदिरों में पूजा अर्चना की। चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री दक्षिण के कई राज्यों का दौरा कर चुके थे। एग्जिट पोल में इसका असर भी नजर आ रहा है। मसलन एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल की माने तो तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति पर बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां बीजेपी द्रविड़ राजनीति को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को हमेशा से अपने कोर वोट बैंक पर जबरदस्त भरोसा रहा है, लेकिन बीजेपी ये भी जानती थी कि अगर 400 के पार के सपने को साकार करना है तो उन राज्यों के पॉलिटिकल पासवर्ड को भी डिकोड करना होगा जहां बीजेपी हाशिए पर है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त कैंपेन की। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां और रोड शो करते रहे। बीजेपी के साथ हिंदी बेल्ट की पार्टी का टैग रहा है और साउथ की सियासत का मिजाज एक हद तक हिंदी विरोध का भी रहा है। लेकिन इस बार दक्कन के पठार पर कमल खिलने के आसार बन चुके हैं। तेलंगाना में बीजेपी को 2014 में 1 सीट भी नसीब नहीं हो पाई थी। 2019 में उसने 4 सीटें जीती और एग्जिट पोल की माने तो 2024 में उसे 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। केरल में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, पर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार केरल में बीजेपी को 1 से 3 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी इस बार नंबर 1 पार्टी बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल और कर्नाटक में भी सभी पॉलिटिकल पंडितों के अनुमान स्पष्ट हो सकते हैं। सवाल ये है कि विपक्ष में कमी कहां रह गई? बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, जबकि विपक्ष का पूरा गठबंधन लगातार अंतिम दौर तक उधेड़ बुन की स्थिति में ही दिखता रहा।
बीजेपी ये बखूबी जानती है कि जीत हासिल करने के लिए उसे अपना टारगेट सेट करना है। तो जब तक विपक्ष अपना टारगेट सेट करता, उसके पहले बीजेपी ने एजेंडा और टारगेट 400 पार का दोनों ही सेट कर दिया।